नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ई विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसलिए विचार विमर्श करना बहुत जरूरी होता है तमाम सियासी दलों से, तमाम सियासी शख्सियतों से, जो बताएंगे कि चुनाव में उनका क्या एजेंडा होगा, किन किन मुद्दों पर वो चुनाव में जाते हैं और वो अपने स्तर पर अपनी पार्टी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार ई विमर्श में बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता मंगल पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंगल पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। शुरुआत मैं करूंगा आपके विभाग से, क्योंकि इस वक्त जब हम बिहार ई विमर्श में चर्चा कर रहे हैं और इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही वक्त है कि आपसे इस मुद्दे पर बात की जाए कि बिहार में इस कोरोना संक्रमण काल में कितनी बड़ी चुनौती थी आपके सामने कि इससे कैसे हम निपटें, और उस चुनौती में आप अपने आप को कहां पाते हैं? देखिए, बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा कि ये चुनौती केवल मेरे लिए या बिहार के लिए नहीं थी, यह विश्वव्यापी चुनौती थी और विश्वव्यापी संक्रमण था। पूरी दुनिया इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, भारत भी लड़ रहा था और बिहार भी लड़ रहा था। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपने जीवन में जब कोई चुनौती आती है तो बड़ी शिद्दत के साथ लड़ता हूं उस चुनौती से, और हर चुनौती को अवसर के रूप में बदलने की इच्छा रखता हूं। और संजोग से जो आज हमारा नेतृत्व है, चाहे वह केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हो या बिहार में नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के रूप में हो, हमारे सभी नेता ने हमेशा चुनौती को अवसर के रूप में बदला है और यही हमने अपने नेता से सीखा भी है। और जब यह चुनौती कोरोना की हम सब लोगों के सामने आई, हम सब लोगों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आज जो तस्वीर बिहार की बनी है वो बहुत साफ है कि उस चुनौती से लड़के हम लोगों ने बिहार को आगे निकाला है। और प्रतिदिन जांच सर्वाधिक बिहार में हो रही है और बिहार आबादी के हिसाब से तीसरा बड़ा राज्य है, और आज हम जांच में भी चौथे पैदान पे है और तीसरे पैदान पे बहुत शीघ्र आ जाने वाले हैं। और जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं, डेंसिटी की, तो मुझे लगता है कि शायद बिहार के लिए चुनौती और भी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन उस हिसाब से आपको लगता है कि आप संतोषजनक हैं? ये सब कोई कहते थे जी। आप उन दिनों की बात याद करिए जब हमारे घर परिवार के लोग बाहर से अपने घर में वापस आ रहे थे तो सब लोग कहते थे बिहार में अब कोरोना फैलेगा, और मैं हमेशा कहता था कि हम इन चुनौतियों से लड़ेंगे और विजयी होंगे। और आज जब वो सारे फेज निकल गए, उन सारी चीजों से हम लोग अब आगे बढ़ गए हैं, तो तस्वीर बहुत ही साफ है कि आज बिहार के अंदर कोरोना का जो ग्राफ है वो बहुत सीमित है। चूंकि आपने कहा कि पूरे देश और पूरी दुनिया इस चुनौती से जूझ रही है, लेकिन फिर भी मैं बिहार में खासतौर पर बात कर रहा हूं कि बिहार हो या सिर्फ बिहार नहीं, बहुत सारे ऐसे उत्तर भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं जहां पर एक स्वास्थ्य विभाग को लेकर या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि शायद हम उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं जितना भारत के ही दूसरे हिस्सों की बात करें, या फिर कहें कि पूरा देश स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के बहुत सारे देशों से कुछ पीछे माना जाता है। वहां पर क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण काल दुनिया के लिए बिल्कुल नया था, तब आप स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश में, तो आपके सामने शुरू में आपको लगा कि कहीं मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है ये? नहीं, मैंने कहा कि शुरू में ही हम सब लोगों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और चुनौती कब होती है? जब कठिनाइयां सामने होती हैं। तो निश्चित रूप से ये एक परेशानी और कठिनाई का समय हम सब लोगों के लिए था, चूंकि कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी प्रकार के काम करने थे, चाहे वो जांच का काम करना हो या इलाज का करना हो जी, सब कुछ हमारे लिए नया था। हमारे पास जानकारी दुनिया से मिल रही थी, चूंकि दुनिया के दूसरे देशों से होते हुए ये संक्रमण भारत में आया था, बिहार में आया था। दुनिया के अंदर जो इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो क्या था वो भी हमको मालूम नहीं था। हम दुनिया से पता कर रहे थे कि कैसे जहां पे ये बीमारी हुई है उसका इलाज हो रहा है। तो हमने जांच की शुरुआत की और इलाज की भी, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना था, वो सारी चीजें हमने इस दरमियान ही सीखी जब यह बीमारी आई। चूंकि इस बीमारी का पहले से कोई नामो निशान नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी कि इसमें कौन सी दवाई देनी है,
कैसे जांच करनी है, कौन सा मशीन चाहिए होगा, इसके लिए क्या प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, हॉस्पिटल के अंदर का अरेंजमेंट्स कैसे करने होंगे, ये सारे सिस्टम हमने पिछले 5-6 महीने के अंदर इस राज्य में खड़ा किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में हम सब लोगों ने खड़ा किया है। क्योंकि बिहार के सामने जागरूकता भी एक बहुत बड़ा सवाल था। बिहार के लोग उतने जागरूक हैं या नहीं, क्योंकि उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना, मास्क उन्हें लगाने के लिए कहना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराने के लिए कहना, ये तमाम चीजें बिहार जैसी जगह पर शायद मुश्किल थी। नहीं, जैसा आपने कहा ना कि जनसंख्या घनत्व तो बिहार का सर्वाधिक है। 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है जी, जो मैं समझता हूं कि दुनिया में सर्वाधिक है। इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर और जिसका जनसंख्या घनत्व इतना अधिक हो, वहां पे स्प्रेड होने की संभावनाएं काफी ज्यादा थी। और वहां पे इन चीजों का पालन कराना, 6 फीट की दूरी, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज करना, हाथ धोना, साफ सफाई रखना, ये जागरूकता निश्चित रूप से बहुत जरूरी थी, आवश्यक थी। लेकिन मैं मानता हूं कि जो नेतृत्व की क्षमता और नेतृत्व की ताकत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास है, जो नेतृत्व करने की कला माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उसके कारण इन लोगों ने जो लगातार अपील की, विभाग ने लगातार जनता से आग्रह किया। आज बिहार जैसे राज्य में भी मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की, सरकार ने जो अपील किया उसको लोगों ने स्वीकार किया। आपस में थोड़ा दूरी बना के रहना, बाजार हाट में कम भीड़ लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना। अब आज के दिनों में देखेंगे आप, बिहार जैसे राज्य के सुदूर गांवों में भी मास्क का प्रयोग काफी बढ़ गया है। बिल्कुल। तो इन कारणों से भी हम इस कोरोना को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। जनता का भी सहयोग मिल रहा है। होता है वो सब कुछ सार्वजनिक है, वो ऑनलाइन भी मिल जाता है कि कितना डेटा है। ये सब जानते हैं कि हमारे देश में जो औसत मृत्यु दर है इस कोरोना की वजह से जो मौत हुई है उससे बहुत कम बिहार की है, जिस पर शायद हमें इस बात का संतोष होना चाहिए था। लेकिन विपक्ष उस पर भी कह जाता है कि लाशों के ढेर पर स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो काम कर रहा है, लाशों के ढेर पर बिहार में राजनीति हो रही है, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, ये शब्दों के सहारे राजनीतिक प्रहार कर सकते जी, लेकिन सच्चाइयों के सहारे ये नहीं चल सकते। सच्चाइयां वही है जो आप कह रहे हैं, सच्चाई वो है जो जनता जमीन पर देख रही है। ये लोग तो वो लोग हैं ना जो कोरोना का संकट शुरू हुआ था तो 1.5-2 महीने तक इस बिहार की धरती से बाहर थे, पता नहीं कहां थे। उस संकट के समय में बिहार के लोगों के किसी सहयोग के काम नहीं आ रहे थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो बिहार की जनता कोई चीज भूलती नहीं है। राजनीतिक रूप से बिहार की जनता बहुत ही मैच्योर्ड है और हर चीजों को बहुत माइन्यूटली वॉच करती है। मंगल पांडे बिहार के बीजेपी के उन कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं जिन्हें पार्टी ने जो भी टास्क दिया है वो कामयाब हुए हैं। और बहुत ये मतलब 80 के दशक से बात करें, जब आप एकदम युवा थे, एबीवीपी आपने ज्वाइन किया था, उसके बाद आरएसएस के आप परमानेंट स्वयंसेवक बने, उसके बाद आपने कुछ पदों पर काम किया, उसके बाद मुख्य धारा में यानी बीजेपी में सीधे तौर पर आकर भी आपने जिम्मेदारियां संभाली। जिस उम्र में आपने तमाम सफलताएं अर्जित की हैं, आज के समय में जब हम डिमांड करते हैं और ये मांग करते हैं कि अगर सियासत को बदलना है तो युवाओं की भागीदारी और बढ़नी चाहिए, क्या युवाओं के लिए बहुत आसान रह गया है राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाना? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर उम्र के व्यक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका होता है और हर उम्र के व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी उम्र के साथ और उम्र के अनुसार निर्णय करते हैं। और किसी भी राष्ट्र और राज्य के निर्माण में युवाओं की भूमिका सर्वाधिक होती है। कहा भी जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मतलब जवानी में जोश भी होता है, लेकिन मैंने कहा हर उम्र का अपना महत्व होता है। जोश के साथ साथ थोड़े उम्र दराज जो व्यक्ति होते हैं उनके अनुभव का भी बहुत लाभ मिलता है, इस्तेमाल होता है। इसलिए राजनीति के अंदर स्वाभाविक रूप से युवाओं का भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति ही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तय करती है कि देश और राज्य की दिशा क्या होगी। मैं भी चाहता हूं कि और युवाओं की भागीदारी राजनीति में भी हो और भागीदारी के साथ पहरेदारी भी हो।
दरअसल आपने बात की कि युवाओं की भागीदारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और जितने ज्यादा युवा आएंगे उतना बेहतर होगा। तो मैं 90 का दशक एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि एनडीए के जितने भी नेता हैं, बीजेपी चाहे जेडीयू हो या एलजेपी के हो नेता, वो कहते हैं कि जिन्होंने 90 का दशक देखा है वो नहीं चाहेंगे कि लालू प्रसाद या आरजेडी का शासनकाल फिर से लौटे, क्योंकि उस वक्त की यादें बहुत कड़वी हैं। और वही दौर था जब आपने सियासत में रफ्तार काफी तेज पकड़ी थी। साल 2000 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप स्टेट प्रेसिडेंट बने थे और आपने एक अभियान चलाया था, जवाब दो हिसाब दो, कि वाजपेयी सरकार जो फंड देती है बिहार को, उसमें कितना काम हो रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, इसका हिसाब दिया जाए, जो सरकार नहीं दे पाई। और आपका वो अभियान बेहद कामयाब रहा था, जिसमें 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो अरेस्ट भी किए गए थे इस अभियान के दौरान। निश्चित रूप से मेरे राजनीतिक जीवन में जो कुछ बड़े कार्यक्रम हमने किए हैं या ऑर्गेनाइज किए हैं, उसमें से वो एक कार्यक्रम था। चूंकि हम सब युवा थे उस समय भी, और ज्यादा युवा थे, और दिल में एक बात की पीड़ा रहती थी कि बिहार विकसित क्यों नहीं होता है, बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ता है। आदरणीय उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, बिहार के विकास के लिए पैसे आते थे, योजनाएं आती थी, लेकिन वो जमीन पे दिखाई नहीं पड़ता था, खर्च नहीं होता था। सरकार मैचिंग ग्रांट्स नहीं दे पाती थी इस बिहार के अंदर में, पैसे वापस लौट जाते थे। बिल्कुल। तो उस वक्त जो युवाओं के दिल की आग थी, युवाओं के दिल का जो धधक था बिहार के विकास के लिए, उसका प्रकटीकरण मैंने उस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार की धरती पर किया था। और मुझे याद है कि बिहार के प्रखंडों में हजारों हजार की संख्या में नौजवान साथ में निकलते थे और हिसाब मांगते थे कि हिसाब दो, जवाब दो, कि जो भारत सरकार से पैसे आए वो कहां गए, कहां खर्च किए। लेकिन उस समय के अधिकारी जवाब नहीं दे पाते थे, सरकार जवाब नहीं दे पाती थी, भाग जाती थी, और निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई उन लोगों ने किया। युवाओं के जायज आवाज को दबाने के प्रयास हुए, गिरफ्तारी हुई 10,000 से अधिक। लेकिन आज उसी संघर्ष का परिणाम है कि बिहार की सरकार बदली और बिहार में विकास करने वाली सरकार बनी। और निश्चित रूप से पिछले 15 वर्षों में बिहार की तस्वीर को हम सब लोगों ने बदलने का काम किया है। जो बिहारी कहलाना कभी शर्म की बात हो गई थी उस कालखंड में, आज बिहारी कहलाना गर्व का बात हो गया। अच्छा, आपने कहा कि चूंकि बिहार सरकार का जो कामकाज था उस वक्त की तत्कालीन सरकार का, जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया, और यही वजह है कि 15 साल के लिए ये जो परिवर्तन पूरा रहा 15 साल से जारी है। अब की सरकार अगर कहती है कि वो 90 का दशक लौट कर नहीं आना चाहिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि जनता को आप इस बात पर भरोसा दिला पाएंगे कि 90 का दशक जो है वो अच्छा नहीं था, हमारी सरकार ही बहुत अच्छी है? और क्या जनता वाकई उस वक्त से कोरिलेट करेगी अपने आप को, या फिर वो आज की वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से तय करेगी? उस समय के परिस्थितियों को कोरिलेट करेगी, और इतिहास को कभी भूला नहीं जा सकता है। जी। जो बिहार की तस्वीरें थी वो लोगों के मन मस्तिष्क से दूर नहीं हुआ है। बिहार की सड़कें कैसी थी, बिहार के अंदर बिजली की क्या व्यवस्था थी। उस समय 500-600 मेगावाट बिजली केवल खर्च होता था, आज 6,000 मेगावाट इस राज्य के अंदर खर्च हो रहा है। इस राज्य के अंदर सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, जी, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कैसी थी, जब अस्पताल में उस समय रुई और सुई तक नहीं मिलता था। और आज तो अंग प्रत्यारोपण का काम हो रहा है इस राज्य के अंदर में। विद्यालयों की क्या स्थिति हुआ करती थी, विद्यालय के भवन नहीं होते थे, शिक्षक नहीं होते थे। उन सारी चीजों को बिहार की जनता भूली नहीं है। बिहार को और विकसित होना चाहिए था। यदि उन 15 वर्षों में बिहार का बेड़ा गर्क नहीं किया होता इन लोगों ने, तो आज बिहार जहां खड़ा है उससे हम बहुत आगे खड़ा हुए होते। लेकिन उसमें आरजेडी तो आज भी कहती है, आरजेडी इस बात को मानने को राजी नहीं। आरजेडी कहती है कि नहीं, हमारा चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट सही था, गलत नहीं था। अब वो यदि मानते हो कि लालटेन जलाने से ही विकास होगा, जनता तय कर लेगी। वो मानते हैं कि यदि गड्ढों से ही विकास होगा, सड़कों की आवश्यकता नहीं है, जनता तय कर देगी। वो मानते हैं कि जहां बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते थे, विद्यालय के भवनों की जरूरत नहीं है, तो जनता तय कर देगी। वो मानते हैं यदि कि अस्पतालों में कोई दवाइयां ना मिले, कोई रुई सुई ना मिले, और अंग प्रत्यारोपण जो हो रहा है, आज बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, वो गलत है, तो जनता जवाब दे देगी। जनता भूली नहीं है किसी चीज को, जनता को हर बात याद है। मैं
आपके इस लोकप्रिय चैनल पे और कड़वी बातें नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना इशारों में जरूर कहूंगा कि उस समय के जो अपराधियों से गठजोड़ सत्ता में बैठे हुए लोगों के हुआ करते थे, वो भी बिहार की जनता नहीं भूली है। और आज की तारीख में कोई नहीं कह सकता कि किसी भी अपराधी से सत्ता में बैठे हुए लोगों का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता रहता है। यदि कुछ होता है तो सीधी कार्रवाई होती है। मुझे लगता है जिस इलाके से आप आते हैं, जिस इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं, सीवान का क्षेत्र जो है वो तो शायद पूरे देश में बहुत ज्यादा चर्चित रहता था इसी अपराध को लेकर, और मुझे लगता है कि वहां के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर भी खौफ खाते थे उस वक्त के दौर में। वो मैंने कहा ना कि बहुत कड़वी बातें नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन तस्वीरों को बिहार की जनता भूली नहीं है। बिहार की जनता को एक एक घटनाक्रम याद है। और आप जिस सीवान की धरती की बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है, इस देश के पहले राष्ट्रपति महोदय की धरती है जी। मैं उस धरती का आदमी हूं, उस धरती का बेटा हूं। निश्चित रूप से उस समय का जो कालखंड था, उस धरती को कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की थी। किसके सह पे? यही जो सत्ता में बैठे हुए लोग इस पटना के अंदर थे जी। उन लोगों के सह पर हुआ था। 2005 से 2010 का जो कार्यकाल था इसी एनडीए सरकार का, बीजेपी जेडीयू गठजोड़ का, उसकी लोग तुलना करने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो जो था वो शायद सबसे बेहतरीन काल था। क्या आपको लगता है कि समय के साथ साथ वो रफ्तार जो और बढ़ती वो शायद थोड़ी धीमी रही और बेहतर हो सकती थी? नहीं, रफ्तार ठीक रही है, लेकिन आपने जो कहा यह मानवीय स्वभाव है और यह लोकतंत्र के लिए भी बढ़िया है जी। हमेशा विकासवादी सोच रखना, हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखना। हमने कोई एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो दूसरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। और बिहार की जनता राजनीतिक रूप से भी बहुत प्रबुद्ध है और विकास लोगों को समझ में आने लगा 2005 के बाद से और बढ़िया तरीके से। और लोगों की अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से बनी हैं और उन अपेक्षाओं पर हम सब लोग काम करके खड़ा उतरने का प्रयास भी किए हैं। उसके कारण जितने विकास हुए हैं राज्य के अंदर वो दिखाई भी पड़ते हैं। लेकिन राज्य की जनता को और भी आगे बढ़ने का जो सपना है वो सपना हम सब लोगों का भी है। राजनीति में 40-41 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है। सिर्फ 40 साल की उम्र में आपने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। 2014 में एक शानदार जीत मिली लोकसभा चुनाव में। अब 2019 में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिल चुकी है, एनडीए को जीत मिल चुकी है और अब 2020 विधानसभा चुनाव। क्या भूमिका आपकी होगी बिहार में और किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? आपने ठीक कहा, मुझे भी कभी उम्मीद नहीं था 41 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी पार्टी का, इतने बड़े राज्य का जिसकी आबादी 12 करोड़ हो, उस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष का जिम्मेवारी हमको मिला। लेकिन मैंने अपने पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से जी। और अपने सभी सहयोगियों के साथ से बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्षमता को बढ़ाने का काम किया। 2019 में भी हम सब लोग आगे बढ़े, 40 में 39 सीटें हम सब लोग जीते हैं और मुझे लगता है कि बिहार की जनता विकास चाहती है। साल 2010 का रिकॉर्ड दोहराने की बात फिर से की जा रही है, इसके पीछे कोई खास वजह? आपको इतना भरोसा क्यों है, कॉन्फिडेंस क्यों है कि 2010 का रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे इस बार? देखिए, 2010 की जो परिस्थितियां थी, जो माहौल थे, आज वही परिस्थितियां और माहौल बिहार के अंदर दिख रही है। उसी प्रकार का जो आम लोगों का सोच और उत्साह है वो दिख रहा है एनडीए के प्रति। और अभी लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आए वह भी उसी ओर इंगित कर रहा है, इशारे वही दे रहा है। तो इन सारे कारणों से लगता है कि जो 2010 के विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए थे, 2020 का परिणाम उससे भी बेहतर होना चाहिए। एक बस आखिर में सवाल पूछूंगा कि ये एनडीए एकजुट रहेगा, इसका भरोसा है आपको? पूरी तरह से एकजुट है और रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंगल पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, बिहार ई विमर्श में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंगल पांडे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो बता रहे हैं कि बिहार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तरक्की की है और बाकी कुल मिलाकर अगर देखें तो बिहार प्रगति के पथ पर बहुत तेजी से बढ़ा है और यही वजह है कि एनडीए को एक बार फिर से जीत मिलेगी, ऐसा भरोसा उनको है, उनकी पार्टी को है। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।